और खास कवरेज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। इसके लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं बजट कैफे से। मेरे साथ मेरी सहयोगी रोमाना जुड़ रही है। रोमाना, एबीपी न्यूज बजट कैफे से बजट को लेकर बड़ी कवरेज। और आपको बता दें, वो इंतजार जो किया जा रहा था बजट का साफ आ गया है। ये गारंटी वाला बजट, और गारंटी वाले बजट के जरिए जो विकास होगा वो सर्वांगीण होगा, वो सर्वस्पर्शीय होगा और वो समावेशी होगा। ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है, बदलाव सकारात्मक हो रहे हैं। और एक बात जो सरकार की तरफ से, वित्त मंत्री की तरफ से बार बार दोहराई गई, जिसको उन्होंने बाकायदा अंडरलाइन किया कि ये देखने और समझने की जरूरत है 2014 में हम कहां थे और आज जब साल 2024 है तो हम कहां हैं। इस फर्क को, इस फासले को और इन 10 साल में मोदी सरकार ने देश को जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है उसी को रेखांकित आज अपने इस बजट भाषण के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया। निर्मला सीतारमण ने आगे साफ कर दिया कि जुलाई में जब बजट आएगा, पूर्ण बजट, तब विकसित भारत की बुनियाद वाला बजट एक बार फिर से देश के सामने रखा जाएगा। फिलहाल ये बजट ऐसा है जो आगे की राह दिखाने वाला है। ये बजट ऐसा है जिसमें टैक्स को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत मुमकिन है लोक लुभावन इस बजट को बना दिया जाए और टैक्स में मिडिल क्लास को कुछ राहत दे दी जाए, टैक्स स्लैब में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो कहा जा रहा था, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इलाकों के लिए, उसमें दायरा बढ़ाया गया है और ऐसे में 2 करोड़ और घर आने वाले 5 साल में मोदी सरकार की तरफ से बनवाए जाएंगे, सहायता दी जाएगी। इसका ऐलान इस बजट में किया गया है। महत्वपूर्ण ये भी कि जो किसान सम्मान निधि है उसको लेकर जो कहा जा रहा था कि उस दिशा में सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा सकता है, वहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, एक एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सबसे पहले तो हम अपने सहयोगी संदीप चौधरी का रुख करते हैं। आप किस रूप में रीड कर रहे हैं इस बजट को? देखिए, इसको एक लाइन में मैं कहूं, ऐसा अमूमन कभी नहीं हुआ कि बजट से एक दिन पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश ना करे, इकोनॉमिक सर्वे पेश ना करे, जो कल नहीं किया गया। एक रिव्यू रिपोर्ट थी 74 पन्नों की। तो आज क्योंकि ये अंतरिम बजट है, जब पूर्ण बजट नहीं, अंतरिम बजट से पहले भी 2019 में भी इकोनॉमिक सर्वे आया था। ऐसा कोई बंदिश नहीं है। तो यहाँ पर दरअसल 1 घंटे के अपने भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बही खाता, देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा, दशा और दिशा तय करती हुई दिखाई दी। और जो लगातार मैं ज्ञान की बात कर रहा था, उसमें जो नारी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब हैं, वो 2 करोड़ और घर जो बनाए जाएंगे, वो एक बड़ा हासिल दिख रहा है। बाकी दरअसल इस बजट में करों को लेकर जो मैंने आपसे बोला, मायूसी हाथ लगेगी, वहां कोई बदलाव नहीं होगा। उसके लिए नई सरकार का हमें इंतजार करना, नई सरकार का इंतजार करना होगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये, जिस बात का जिक्र भी संदीप भी कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं वो पिछले 10 साल जो गुजरे हैं और उसी को अंडरलाइन करने के लिए वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया 2014 में कहां थे और 2024 में कहां हैं। इस फर्क को देखना और समझना होगा। सर, ये माइक लीजिए और आप जवाब दीजिए इस पर। तब तक मैं जरा, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2014 के मुकाबले अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा हुआ है। टैक्स, जो करदाता भी बढ़े हैं, जीएसटी भी बढ़ा है, कई चीजें बहुत बढ़ी हैं, उत्पादन भी बढ़ा है, वो सब चीजें बढ़ी हैं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि हम अर्थव्यवस्था की क्वालिटी तब देखते हैं जबकि जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं, कि सवाल ये है कि जो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है उसके फायदे कहां कहां मिले हैं जी। अब देखिए, जो ज्ञान की हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें आज से जो अन्नदाता बनता है, तो अन्नदाता के लिए तो उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। नौजवान के लिए ऐसा कोई सीधे प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ दिया गया हो और जो युवाओं की समस्या है उसको संबोधित किया गया हो, यह भी नहीं दिखाई पड़ता। तो सिर्फ वो मकानों वाला मामला, घर बनाने वाला मामला है। इसके अलावा इस बजट में दरअसल जनता के लिए कोई विशेष राहत नहीं है। लखपति दीदी वाला जो टारगेट है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं उससे महिलाओं को भी कवर करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में इस बजट में क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़े ऐलान हुए हैं, जरा सिलसिलेवार तरीके से बजट से जुड़ी बड़ी बातें अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे आपको एक एक कर वो हाई पॉइंट्स जो इस बजट के सामने निकल कर आए हैं। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल मौजूद है, उनकी राय भी आपके सामने रखेंगे। वो जो उम्मीदें कर रहे थे, बहुत सी उम्मीदें यहाँ पर परवास चढ़ती
बढ़ती हुई पूरी होती हुई नजर नहीं आई है। गारंटी वाले बजट में हासिल क्या कुछ हुआ है, गारंटी वाला बजट किस रूप में सामने आया है, इसी की तस्वीर आपके सामने रखना शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। गारंटी वाला बजट, वित्त मंत्री की तरफ से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब जितना टैक्स आप दे रहे थे, अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ती है तो फिर उतना ही टैक्स स्लैब आपका रहने वाला है। 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी के दायरे में, 5 साल में 2 करोड़ गरीबों को घर और दिया जाएगा। तो वो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है उसके दायरे में। और बड़ी बात ये कि वो कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर 11% की बढ़ोतरी कर पिछले बजट में जो 10 लाख करोड़ का आंकड़ा था वो अब की बार 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है। अच्छा, पर्यटन पर जोर और खासतौर से वो लक्षद्वीप जो पिछले दिनों खबरों में खूब सुर्खियां बटोर रहा था, उसी लक्षद्वीप के पर्यटन का जिक्र भी यहाँ पर आज के बजट भाषण में किया गया। राज्यों को 75,000 करोड़ का कर्ज देने की बात भी इस बजट भाषण में की गई। 10 साल पुराना 10,000 तक का जो टैक्स है वो माफ करने की बात कही गई है। ये जो पूरी खबर है, इस पहलू को और समझेंगे। 40,000 रेल बोगी वंदे भारत वाली वो चलाने की बात सरकार की तरफ से की गई है, सामान्य बोगी जो। और अच्छा, इस बीच देखिए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। कोई लोक लुभावन योजनाएं नहीं थी तो मतलब कि फुल बजट पेश करेगी मोदी सरकार। ऐसा है कि ये तो वोट ऑन अकाउंट, इस बजट का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि जो इस वित्तीय वर्ष का पहला क्वार्टर है उसमें ये सरकार का कामकाज चलता रहे। जो चिंता वाली बात है वो ये है कि पिछले वित्तीय वर्ष, जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा, 18 लाख करोड़ रुपए का बजटरी डेफिसिट, और ये बजटरी डेफिसिट अगले आने वाले साल में जो आंकड़े वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं वो बढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि सरकार कर्जा लेकर अपना खर्चा चला रही है। और उसके अलावा वित्त मंत्री ने अपनी वाहवाही की है और जो सरकार 10 साल पहले थी उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है। उसका विस्तृत जवाब जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें दिया जाएगा। तो कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी को आप सुन रहे थे मायूसी जताते हुए और एक तरीके से नकारात्मक नंबर्स बजट को देते हुए। आप किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को टैक्स के सिलसिले में? देखिए, ये बजट इंटरिम बजट था, इलेक्शन से पहले का बजट था, तो उसी लाइन पर रहा। इनकम टैक्स में अगर हम देखें तो कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया, केवल 2 चीजें बोले गई इनकम टैक्स के लिए। बाकी किसी चीज न रेट को टच किया, न एग्जम्पशंस को टच किया, न डिडक्शंस को टच किया। जो 2 चीज बोली गई है कि स्टार्टअप के लिए बोली गई, स्टार्टअप। मैं आपके पास आऊंगी सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री, उनकी प्रतिक्रिया जरा सुनते हैं पहली प्रतिक्रिया क्या है? बजट पेश हो गया है आपका। ये एक संदेश है कि भारत ने जो पिछले दशक में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति और विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एशिया में नहीं लेकिन विश्व पटल पर आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत उभर चुकी है। 10वें नंबर पे थी, 3 साल में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगी। हमारी महिला, नौजवान, युवा और हमारे किसान को नई ऊर्जा और नया स्रोत देने का कार्य के लिए संकल्पित ये सरकार है। और भारत एक आत्मनिर्भर भारत, भारत एक विकसित भारत और भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। टैक्स स्लैब में कोई वोटर अकाउंट में नहीं हो सकता। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, विश्व गुरु के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाला भारत, इसी दिशा में देश को आगे ले जाने वाला ये बजट ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। यहाँ लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनकी प्रतिक्रिया इस बजट पर हम दे रहे हैं आप तक। और इस बीच सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारा दूसरा स्टूडियो अखिलेश इस वक्त मौजूद है और उनके साथ एक खास मेहमान है। अखिलेश, बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो मध्य वर्ग है, खासतौर पर सैलरीड क्लास है, उसकी निगाहें बजट पर इस लिहाज से रहती हैं, क्या टैक्स में किसी तरीके की कोई छूट मिलेगी, क्या उसकी आमदनी में किसी तरीके का और ज्यादा उसमें कुछ वो और बचत कर पाएगा। इस लिहाज से यह बजट क्या कहता है समझते हैं। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में अभिषेक राजाराम जी हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट हैं। अभिषेक जी, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, इसे कैसे समझाइएगा? इसमें किसी का कोई फायदा आपको दिख रहा है? नहीं, ये सेम टैक्स रिजीम रही है जैसी परंपरा रहती है कि भाई पुराना जो टैक्स रिजीम है वही चलती रहेगी। जो भी चेंजेस आएंगे वो जुलाई के बजट से आएंगे।
तो जो पिछले साल था भाई ओल्ड टैक्स रिजीम वही पुरानी 2.5 लाख तक है या 5 लाख तक जब आप रिलीफ ले लेते हैं, नए टैक्स रिजीम में 7 लाख है। लेकिन एक सैलरीड क्लास के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो गया है। मेरे हिसाब से सैलरीड क्लास को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये मिलना है कि जो बहुत पुरानी टैक्स डिमांड्स खड़ी थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2009-2010 तक अगर 25,000 रुपये की कोई टैक्स डिमांड आपकी पुरानी खड़ी है या 2014-15 तक वो जो 10,000 तक की अगर कोई डिमांड है तो उसको गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वो डिमांड को क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे, वो ड्रॉप कर दी जाएगी। तो मान लीजिए होता ही था सैलरीड क्लास कि आज आपका 50,000 का रिफंड बना, आप जब रिफंड लेने जाते थे तो डिपार्टमेंट कहता था जी आपकी 2003 की जो एक डिमांड खड़ी है 70,000 की, तो हम ये रिफंड एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत झगड़े चल रहे थे और इतने पुराने कागज सैलरीड क्लास के पास तो कभी होते ही नहीं। आप यकीन मानिए सैलरीड क्लास के पास 4-5 साल पुराने कागज होना भी बड़ा मुश्किल है। कई बार होता है सैलरीड आदमी नहीं सैलरीड क्लास इन कागजों को बहुत संभाल कर भी रखता है अभिषेक जी। वैसे नहीं सर, वो कई जगह कहीं और जॉब 2-3 स्टेट्स में जॉब कर ली, वो मसला नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जुलाई में फिर कुछ सैलरीड क्लास उम्मीद करें जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, हर बजट से लगभग उन्हें निराशा ही होती है, लेकिन क्या जुलाई वाले बजट में कुछ उम्मीद करेंगे? फुल फ्लेज बजट तो जुलाई में ही आना है। इस बजट में तो चेंज वैसे भी नहीं हो सकता था, तो इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए भी थी कि लास्ट बजट है, हो सकता है जाते आते कुछ दे जाएं, लेकिन परंपरा का पालन हुआ है। टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है, टैक्स रेट्स में कोई चेंज नहीं, स्टेबिलिटी रहना भी ठीक है। जो भी होगा अब जुलाई में ही होगा। ठीक है, आपके लिहाज से स्टेबिलिटी होना भी ठीक है और जो पहले की व्यवस्था थी फिलहाल वही व्यवस्था लागू रहेगी। वित्त मंत्री को आपने सुना था बजटीय भाषण में, उन्होंने कहा कि जो परंपरा है उसी पर सरकार अभी टिकी हुई है। बहरहाल और कुछ क्या है बजट में, इसे भी जरा समझते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स मेरी सहयोगी रोमाना के साथ मौजूद हैं, उनसे रोमाना बात करेंगी। बजट कैफे में हम लगातार बने हुए हैं, मेहमानों की प्रतिक्रिया और नजरिया इस बजट पर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले आपको सुना देते हैं जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बजट पर। गौरव गोगोई किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को, सुनते हैं। मौजूद है गौरव गोगोई। गौरव भाई, कैसा रहा बजट ये आपके लिए? देखिए, मैंने कल ही इस बजट की भविष्यवाणी दे दी थी कि इस बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ भी। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक तौर पर ही इस बजट को देखा जा रहा है। ज्यादा कुछ दिया नहीं है सरकार ने इस बजट में, आंकड़ों की बाजीगरी तक भी नजर नहीं आ रही है। इस तरीके के बयान यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं और जल्दी से राजीव जी से लेते हैं जरा उनकी प्रतिक्रिया। क्या लगा आपको इस बजट में खास क्या है? देखिए, मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा था बजट भाषण शुरू होने से पहले कि सिर्फ विकास विकास और विकास, तो वो चीज बजट में साफ तौर पे दिखती है। कैपेक्स जो है सीधे 11% बढ़ाया जाना, वो अपने आप में बहुत अच्छा कदम है और विकास जब होता है तो उसका लाभ अक्रॉस द बोर्ड सबको मिलता है, गरीब अमीर सबको मिलता है। और दूसरी चीज जो बाजार को पसंद आनी चाहिए, अभी नहीं तो देर से देर वो उसे रीएश्योरेंस मिलेगा, जो फिस्कल डेफिसिट को लेकर के एक अच्छा पाथ वापस हमें दिख रहा है कि कम से कम 4.5% 25-26 तक हो जाएगा। अगले साल के लिए 5.1% का टारगेट है। इस साल भी नियंत्रण में है, 5.8% है। ये सब आंकड़े वैसे बोरिंग लगते हैं, लेकिन इनका बहुत महत्व होता है अर्थव्यवस्था के लिए। और अच्छा हुआ इसीलिए आपने आंकड़े बता दिए। आपने जो कहा है कि रीएश्योरेंस बाजार को मिलेगा, लेकिन फिलहाल शेयर बाजार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ना नकारात्मक ना सकारात्मक, मतलब कुल मिलाकर एक तरीके से वो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, सीधी लाइन, उस हिसाब से ही बाजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैट एक तरीके से बाजार चल रहा है और यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के लिए इस बजट में डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डीके गुप्ता जी, जरा उनसे जानते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए आपको क्या लग रहा है? कोई बड़ा ऐलान सर्वाइकल के लिए जिस तरीके का वो वैक्सीन की बात सरकार की तरफ से कही गई? देखिए, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया फॉर द कैंसर इन फीमेल है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक जो सरकार ने ऐलान किया कि 9 से 14 साल की बच्चियां जो हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी या उस पर कुछ बड़ा ऐलान होगा, तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है। बिकॉज जो वैक्सीन है ना कि सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, वैजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, इसके अलावा बॉट से, ओरल कैंसर से कई जगह इसका इफेक्ट। तो मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं की सेहत को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं।
बिल्कुल, देखिए देश की बेटियों को सौगात है कि उनको सर्वाइकल वैक्सीन दी गई है और वहीं मैं कहूं तो देखिए मैटरनिटल जो हेल्थ है उसके बारे में भी बात करी गई है, तो उस वर्ग की महिलाओं को भी इंक्लूड करा गया है और वहीं आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को भी अब आयुष्मान भारत के दायरे में लिया गया है। ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो महिलाओं के हर वर्ग को दी जा रही है और अगर हमें स्वर्णिम भारत और स्वस्थ भारत की कल्पना जो हम कर रहे हैं, जो हमारा एम है, वहां तक पहुंचने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ को ही पुश देने की जरूरत है और वही किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा महिलाएं और महिलाओं की सेहत को लेकर यहां पर खासतौर से फोकस, और बीजेपी के सांसद किरण रिजिजू उनकी प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट पर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। सर, कांग्रेस कह रही है कि ये जो बजट है केवल और केवल दिखावा है, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार कर्ज पे चल रही है। दुनिया इस बजट को सराहना कर रहे हैं। दुनिया इंडियन इकोनॉमी को आज सबसे बेस्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट के रूप में माना जाता है। पूरा सेक्टर खुश है और फिर भी अगर कांग्रेस या कोई इस बजट को क्रिटिसाइज करता है तो मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि ये राजनीति है, अन्यथा इसमें आलोचना करने का जगह ही नहीं है। इतना बैलेंस बजट आपने कभी सुना है? किसी भी देश का बजट डॉक्यूमेंट आप उठा के देख लीजिए, इतना विजनरी बजट, इतना खूबसूरत, एकदम बैलेंस बजट, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक दूरदृष्टि सोच के साथ बजट पेश किया गया है। ये अंतरिम बजट है, एक अंतरिम बजट होते हुए भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और 2047 में विकसित भारत को किस तरीके से ले जाना है, इसमें पूरे पुख्ता इसमें दिशा दशा दिखता है। टैक्स स्लैब्स में कोई टैक्स में तो लोग खुश है, कोई चेंजेस नहीं किए। इकोनॉमी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स में चेंज नहीं किया, तो हम आप सब लोग इसमें तो थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि इतना अच्छा बजट आया है। किरण रिजिजू साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बजट है, दुनिया इसकी सराहना कर रही है, लेकिन विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है और वो जो विकसित भारत का संकल्प है उसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, उसी का यहाँ पर एक तरीके से जो पूरा का पूरा विजन है वो इस बजट में नजर आ रहा है। आपको क्या नजर आ रहा है कुमारदीप? मेरे को दिशा निर्देश नजर आ रहे हैं कम से कम अगले 5 सालों के लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम अपना पूरा बजट, ये अंतरिम बजट है और ये अंतरिम बजट ही रहेगा, पूरा बजट हम अगली बार जब पूरा बजट पेश करेंगे तब रूपरेखा आएगी। एक चीज जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि जो 4 लाभार्थी वर्ग जिनके बारे में कहा गया था, युवा ज्ञान, हाँ, जो ज्ञान की बात कही जा रही थी, उन पे पूरा पूरा फोकस है। एक चीज, ग्रामीण को क्या मिला? ग्रामीण किस क्षेत्र के लिए काफी इन लोगों ने की है, लेकिन मैं अनुसंधान के बारे में बात कर रहा था कि डिजिटल इंडिया फोकस है। अनुसंधान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस की घोषणा की गई है, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन मुहैया कराएगी रिसर्च सेक्टर के लिए एट 0 इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्री लोन्स और लो इंटरेस्ट रेट्स। तो इसका मतलब ये है कि रिसर्च को, प्राइवेट सेक्टर रिसर्च में पैसे लगाए और प्राइवेट सेक्टर रिसर्च की ओर जाए, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान की बात की गई है। 2047 तक विकसित भारत, तो उसमें R&D और उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बूस्ट, प्रोत्साहन जो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अनुराग सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं यूक्लीन के। ये स्टार्टअप्स के लिहाज से आपको क्या लगा इस बजट में? स्टार्टअप के लिहाज से काफी पॉजिटिव बजट है। स्पेशली आप देखेंगे तो जो टैक्स एग्जेम्पशन विंडो है वो मार्च 31 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो पेंशन फंड्स आजकल इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका टैक्स फ्री विंडो या उन पे जो टैक्स रेगुलेशंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देगा। और ये यहाँ पर जो मेहमान बैठे हुए हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और वो अपना नजरिया इस पर रख रहे हैं। साथ ही देखिए जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आई है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और इस बजट पर जो उनका नजरिया है वो रख रहे हैं वो, और एक तरीके से उनकी तरफ से ये मान लिया गया है कि ये जो मोदी सरकार का अंतरिम बजट है, दरअसल अखिलेश यादव के हिसाब से ये बजट सरकार की विदाई वाला बजट है। ये अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये जो सरकार बजट लाई है, कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है, कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा की विदाई का बजट है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है। और किसान नेता खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सहमत होंगे अखिलेश यादव की बात से? जी, हमें अखिलेश की से क्या मतलब, हमें तो मोदी जी से मतलब था।
हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी कोई से स्लेब में आएंगे नहीं आएंगे। ये 27 रुपए में ही जीवन काटेंगे, मतलब 10 साल हो गए 27 रुपए एक दिन का मिलेगा, तो कौन से स्लेब में आते हैं आप बता दो हमें। मतलब कुछ नहीं है बजट में, और जिनसे उन्हें वोट मिल रही है वो बजट उस पर खर्च करेंगे। वोट किसान से वो ले ही नहीं रहे, वो तो यहाँ पर जिस धर्म के और उसके नाम पर वोट ले रहे हैं। भाई साहब, किसानों ने 2019 का आंकड़ा ये बताता है 35% बीजेपी को वोट दिया था और 17% के आसपास कांग्रेस को वोट दिया था। रोमाना जी, उसी का तो परिणाम है कि किसानों ने तो इन पे विश्वास किया, अपने 750 लोग शहीद कराए। मैंने पहले भी बजट आने से पहले कहा था हमें मोदी गारंटी पे शक है, और वही काम हुआ। किसानों को पूरे बजट में आप देख लें, हमारे ग्रामीण परिवेश को एक भी चीज अगर मोदी जी ने दी हो तो आप देख सकते हैं ये जो बजट है ये किसान विरोधी बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है, और ये किसी के लिए भला नहीं चाहते। जैसे देखिए युवाओं के लिए और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं, और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण भी जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी, और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप, उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, कैसा रहा बजट? बजट 200% समावेशी बजट है, और वेलफेयर भी है, एक्सपेंस भी है। 3 रेलवे कॉरिडोर भी है, तो 1 लाख रुपए का इनोवेशन के लिए अलग फंड भी है जो 50 वर्ष। हमारे विभाग में 3 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखपति बनाने का भी है, और उसी के साथ साथ 2 करोड़ आवास भी बढ़ाए गए। यानी साफ तौर पर गिरिराज सिंह का ये कहना है कि देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाला है ये बजट। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो ये लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आपने सुना किस तरीके से राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया है, किस तरीके से वो $5 ट्रिलियन वाली जो इकोनॉमी बननी है, और उसके बाद 2030 तक जो सरकार टारगेट लेकर चल रही है $7 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, उस सब का सपना साकार होता हुआ सरकार को लग रहा है इसी बजट के जरिए होगा। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मेहमान मौजूद है हमारे साथ, जरा उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। पहले तो सुब्रमण्यम जी, जो बात आप कह रहे थे सौर एनर्जी, उसको लेकर ऐलान हो गया? ऑलरेडी बजट में अनाउंसमेंट हुआ कि सूर्योदय योजना के तहत 300 यूनिट का बचत हो सकता है, और 15,000 to 18,000 का सेविंग हर कंज्यूमर को मिलेगा। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग प्रोविजन है, और 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलराइज करने के लिए कंजर्वेटिव एस्टिमेट में 30,000 मेगावाट्स का सोलर का रिक्वायरमेंट है। और ये एक तरीके से गेम चेंजर हो सकती है, ये जिस तरीके से सरकार का फोकस सोलर एनर्जी वाली स्कीम को लेकर आया है यहाँ पर। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यहाँ पर तो जो चाह रहे थे आप, आपके चेहरे की खुशी बता रही है, हो गया? बिल्कुल, हमारा यही उम्मीद था कि अर्बन सेक्टर में मिडिल क्लास हाउसिंग के लिए और प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इसमें बहुत जॉब जनरेट होती हैं। जरा सा आपको रोकूं, सियासी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जरा ये सुन लेते हैं। हमारे साथ सर, क्या रिएक्शन है बजट पे? देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है, ये इंटीरियम बजट है, ये मेन बजट तो है नहीं, इसमें कोई नई चीज तो है नहीं। सिर्फ ये है जो पुराना इन्होंने किया है उसके बारे में इन्होंने कहा किस तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह हम तरक्की कर रहे हैं। देखते जाइए, बहुत मंजिल तय करनी है, अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, इंडस्ट्रीज जनरेट करने हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भाग गए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश करनी है, उनके लिए ऐसी सुविधा पैदा करनी है। और खेलों में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया, आगे भी हम उम्मीद करते हैं तो अच्छा करेंगे। नहीं तो इतना बड़ा मुल्क है, और ओलंपिक्स में हम बहुत कम मेडल लाते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर मायूसी उनके चेहरे से भी साफ नजर आ रही है इस बजट को लेकर, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर बहुत खुश हैं। प्रदीप जी, हाँ, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो उन्होंने इसका एक्सटेंशन किया है, और अर्बन सेक्टर में जो हाउसिंग है, मिडिल क्लास हाउसिंग लेवल की, उस पे उन्होंने जो प्रोविजन किया है, इससे जॉब जनरेशन खूब होगा और कैश फ्लो मार्केट में बढ़ेगा। ये घर वाली जो स्कीम है, कहीं ना कहीं वो जो कहा जा रहा था कि 4 जातियां, तो ये गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली?
बिल्कुल, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गरीबों के लिए ही है, तो ये उन्होंने उसको बिल्कुल कोर पे जाके उसको टच किया है। इंटरिम बजट होते हुए भी उसको पे ध्यान रखा है। बिल्कुल अंतरिम बजट था, लेकिन बावजूद इसके उस पर ख्याल रखा गया, क्योंकि गरीब की जिंदगी गुजर जाती है अपने सर के लिए एक छत बनाने में, और वो मकान बन सके आसानी से, इसी को प्राथमिकता दी गई है। जी, ये जो मकान वाली योजना है ना, ये अपने आप में आप सोचिए, किराए पे कौन रहता है, स्लम में कौन रहता है, चौल में कौन रहता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कौन रहता है, ये सारे ईवीएम हैकिंग टूल्स हैं। ये जितनी सारी योजनाएं मोदी सरकार ने घोषित की है ना, अभी अंतरिम बजट है, लेकिन इसमें बहुत सारे ईवीएम हैकिंग टूल्स डाल दिए हैं। रूफटॉप सोलर वाली जो योजना है वो भी वैसे ही योजना है, कितने करोड़ों लोगों को वो प्रभावित करती है, ये सारी योजनाएं। बड़ी बात आपने कह दी, ईवीएम हैकिंग टूल, मतलब जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है ना, जब विपक्ष चुनाव हार जाता है, तो उसी पर एक तरीके से तंज या कटाक्ष या चुटकी कह सकते हैं जो यहाँ पर राजीव जी ले रहे थे। इस बीच जो प्रतिक्रिया आ रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बजट को लेकर, जरा वो सुनिए। मेरे साथ मौजूद है एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद। सर, कैसा रहा बजट? बजट में कुछ है ही नहीं, कैसे क्या रहा? ना किसानों के लिए कुछ है, ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ है, ना ही एजुकेशन के लिए कुछ है, और ना ही अल्पसंख्यकों के लिए कुछ है। वो तो खैर होता भी नहीं है, तो क्या बजट है? बोगस बजट। लेकिन कहा जा रहा है कि दिशा निर्देश, देश को जो विकसित रास्ते पर ले जाने वाला, जो दिशा दिखाने वाला बजट है ये। हमें उम्मीद थी कि टैक्स में और छूट मिलेगी, कम से कम इनकम टैक्स की रिबेट 10 लाख होनी चाहिए थी इस महंगाई के दौर में। हमें लगता था किसान को और सब्सिडीज दी जाएंगी, एमएसपी के बारे में कुछ घोषणाएं होंगी, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ नहीं है, तो बजट है क्या? आप इसको बोगस करार दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, यानी साफ तौर पर जो उम्मीदें थी उसको पूरा नहीं कर रहा है, ये कहना है एसटी हसन समाजवादी पार्टी सांसद का। तो समाजवादी पार्टी की वही प्रतिक्रिया इस बजट को लेकर। आप सुन रहे थे डॉक्टर एसटी हसन को, मुरादाबाद के सांसद हैं, और कुल मिलाकर बेकार इस बजट को वो करार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो राजीव जी बात कर रहे थे कि ईवीएम हैकिंग वाला बजट, ये मतलब वोटों की कसौटी पर खरा। निश्चित तौर पे 40 करोड़ वोट पा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। इस बार उसका वोट बढ़ाने का 50% का लक्ष्य तय करके चल रही है। आप इसमें देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात की जा रही है, हमारे सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, उसमें आप देखेंगे गरीब भी है और महिला भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए आवास में उनके नाम से रजिस्ट्री हो रही, और इसका सबसे बड़ा असर शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पर होता है, क्योंकि जो लोग गाँव में किसी दूसरे की जमीन पे अपना 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, यदि उन्हें 2 कमरे का मकान मिल रहा है, वो उनके लिए सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा, मनरेगा आज की डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम के लिए रामबाण है। उसकी आप देखिए आमदनी 5 किलो अनाज जी, इसके साथ मनरेगा का आमदनी और मकान, नल जल योजना से पानी, ये उज्ज्वला योजना से गैस, ये सारी चीजें पूरा एक पैकेज है जो मतदाताओं को, जो राजीव जी बोल रहे हैं, मतलब जो बात आप कह रहे हैं रोजी रोटी मकान, वो गरीब मतदाता, महिला मतदाता को उससे साधने की यहाँ पर कोशिश इस बजट के जरिए। लेकिन उधर दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे के जो सांसद है वो किस तरीके से नीलबटा सन्नाटा इस बजट को करार दे रहे हैं, सुनाते हैं आपको। प्रतिक्रिया आ रही है प्रियंका चतुर्वेदी की, सांसद है शिवसेना उद्धव गुट की। क्या रिएक्शन है इस बजट पे? मैं बस यही कहूंगी, पूरा ठंडा पानी बिखेरा है, ठंडे मौसम में ठंडा पानी जनता के ऊपर बिखेरा है। जो जो उनकी उम्मीदें थी कि महंगाई पे किसी तरीके का नियंत्रण लाया जाएगा, युवाओं के रोजगार के माध्यम बनेंगे, महिलाओं का फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ेगा, लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इन सारी उम्मीदों पर उन्होंने ठंडा पानी डाला है। और यही दुख है, बस यही कहती हूँ कि ठंडे मौसम में ओले गिराने से बचाया है इस बजट ने, यही एक थोड़ा वो मुख्य उम्मीद थी आप लोगों की? उम्मीद ये थी कि किसानों के बारे में बात होगी, किसानों को ध्यान रखेंगे, युवाओं के भले उन्होंने नए नए एक्रोनिम्स बनाए हो, जीडीपी को एक नया डेफिनेशन दिया हो, एफडीआई को न्यू डेफिनेशन दिया हो, ज्ञान करके एक नया बात की हो, पर जहाँ ज्ञान में आप युवाओं को देख लीजिए, क्या युवाओं के लिए कुछ किया? गरीबों की आपने बात की, गरीबों के लिए कुछ किया? फिर आप बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, नारी शक्ति की, उसके लिए आपने कोई काम किया? ये सारे सवाल हैं जो जनता, मैं उम्मीद करती हूँ 2024 में देखेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बजट को तो आप प्रियंका चतुर्वेदी को सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान है, राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। गोयल साहब, मेरी जो 3 ऑब्जर्वेशन है इस बजट में, जो दूरदर्शिता बता रहे हैं। पहला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो साइकिल पे वैक्सीनेशन का है वो एक बहुत दूरदर्शिता है। दूसरी,
जो किसी के नजर में नहीं आ रही, मत्स्य विभाग का जो बताया गया योजना, वो एक बहुत बड़ी योजना होगी लंबे समय में, क्योंकि इसका एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। और तीसरी जो मेडिकल कॉलेजेस का जो बताया गया है कि नए मेडिकल कॉलेज होंगे, और फिर हमें विकसित भारत के जुलाई की रोड मैप का तो इंतजार रहेगा। आपको इतना सारा विजनरी इसमें बातें नजर आ रही है बजट में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। खटाना साहब, आपको कुछ नजर आया, कुछ मिला आपको? हमने तो आपसे भी पूछ लिया जी, मिला तो हमें कुछ है नहीं। अब बैठे तो हैं ही, इंतजार कर रहे हैं। कुछ आप ही बता दो, कुछ मिला हो तो इसमें। ग्रामीण भारत के लिए जिस तरीके से आवास से लेकर और मनरेगा में जो रकम बढ़ाने से लेकर, और उसके अलावा वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, ये फसल के रेटों का ही कर देते। काहे को 5 किलो दे रहे हैं? कह रहे हैं देश बन गया विश्व गुरु। 5 किलो अनाज आज भी देश को गरीबी की रेखा से नीचे करने को कह रहे हैं। 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, और देश हो गया कि यह विश्व गुरु। कहां पे चलेंगे देश? देश को अगर चलाना है तो देश में किसान को मजबूत करना होगा। किसान मजबूत नहीं हो रहा है क्या इस बजट में? हम तो ये सोच रहे थे कि भाई कौन से स्लैब में सरकार हमें लेगी, लेकिन इस बजट में तो हम कहीं है ही नहीं। तो किसान कहाँ मजबूत हो गया? किसान को तो इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया। लेकिन ये सच्चाई है, अब की बार किसान इनके धोखे में नहीं आएगा, और अब की बार ये सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसान, जो हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, उनमें तो बड़ी नाराजगी है वैसे इस बजट को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनकी प्रतिक्रिया जो इस बजट पर आ रही है, जरा वो सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत आ रही है, मैं आपको आगे प्रतिक्रिया सुनाऊंगी नवनीत राणा जी की। यहाँ पर जरा मट्टू साहब हमारे साथ मौजूद है। मट्टू सर, किसानों में बड़ी नाराजगी है, कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है इस बजट के अंदर। आपको इस बजट कैसा लगा? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है, उनके बारे में तो वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी इंटरिम बजट है, अभी ये फाइनल बजट नहीं है, और इसमें जैसे 4 करोड़ लोग अभी क्रॉप इंश्योरेंस में, किसान जो है हमारे, वो उसमें आते हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बाकी ये जो है, और भी जो है रूरल है, ये जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ मकान और बनाने हैं। 3 करोड़ का टारगेट पहुंचने वाला है। उससे भी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें किसान भी शामिल है। उसमें जो महिलाएं में 70% पीएम आवास जो योजना है, उसमें 70% महिलाएं आती हैं। तो ये सब विकास की ओर वो है। अब आप डायरेक्ट की किसान की बात करेंगे, वो मेरी जानकारी कम है। जहां तक लेकिन आपने और बहुत सी जो सकारात्मक है, सबसे बड़ा सकारात्मक है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.5% इस सरकार ने यहाँ की है। और जो सबसे अच्छा आंकड़ा जो विदेशी भी देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फिस्कल डेफिसिट। इस साल का 5.9 का इनका टारगेट था, उसको रिड्यूस मार्जिनली। फिलहाल यहाँ पर जो हमारे साथ खास मेहमान है, राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं, वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। इस बीच जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी दिखा रहे हैं। गोयल साहब, मेरी जो 3 ऑब्जर्वेशन है इस बजट में, जो दूरदर्शिता बता रहे हैं। पहला है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो साइकिल पे वैक्सीनेशन का है, वो एक बहुत दूरदर्शिता है। दूसरी, जो किसी के नजर में नहीं आ रही, मत्स्य विभाग का जो बताया गया योजना, वो एक बहुत बड़ी योजना होगी लंबे समय में, क्योंकि इसका एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है। और तीसरी, जो मेडिकल कॉलेजेस का जो बताया गया है कि नए मेडिकल कॉलेज होंगे, और फिर हमें विकसित भारत के जुलाई की रोड मैप का तो इंतजार रहेगा। तो आपको इतना सारा विजनरी इसमें बातें नजर आ रही है बजट में, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान नेता भी मौजूद हैं। खटाना साहब, आपको कुछ नजर आया, कुछ मिला आपको? हमने तो आपसे भी पूछ लिया जी, मिला तो हमें कुछ है नहीं। अब बैठे तो हैं ही, इंतजार कर रहे हैं। कुछ आप ही बता दो, कुछ मिला हो तो इसमें। ग्रामीण भारत के लिए जिस तरीके से आवास से लेकर और मनरेगा में जो रकम बढ़ाने से लेकर, और उसके अलावा वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, ये फसल के रेटों का ही कर देते। काहे को 5 किलो दे रहे हैं? कह रहे हैं देश बन गया विश्व गुरु। 5 किलो अनाज आज भी देश को गरीबी की रेखा से नीचे करने को कह रहे हैं। 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं, और देश हो गया कि यह विश्व गुरु। कहां पे चलेंगे देश? देश को अगर चलाना है तो देश में किसान को मजबूत करना होगा। किसान मजबूत नहीं हो रहा है क्या इस बजट में? हम तो ये सोच रहे थे कि भाई कौन से स्लैब में सरकार हमें लेगी, लेकिन इस बजट में तो हम कहीं है ही नहीं। तो किसान कहाँ मजबूत हो गया? किसान को तो इन्होंने खत्म करने का काम कर दिया।
लेकिन ये सच्चाई है, अब की बार किसान इनके धोखे में नहीं आएगा और अब की बार ये सरकार केंद्र में नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किसान जो हमारे साथ किसान नेता मौजूद है उनमें तो बड़ी नाराजगी है वैसे इस बजट को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, उनकी प्रतिक्रिया जो इस बजट पर आ रही है जरा वो सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। दिक्कत आ रही है, मैं आपको आगे प्रतिक्रिया सुनाऊंगी नवनीत राणा जी की। यहाँ पर जरा मट्टू साहब हमारे साथ मौजूद है। मट्टू सर, किसानों में बड़ी नाराजगी, कह रहे हैं हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है इस बजट के अंदर, आपको इस बजट कैसा लगा? देखिए, जहाँ तक किसानों का सवाल है उसके बारे में तो वो ज्यादा अच्छा जानते हैं, पर मैं ये जानता हूँ कि किसानों के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी इंटरिम बजट है, अभी ये फाइनल बजट नहीं है, और इसमें जैसे 4 करोड़ लोग अभी क्रॉप इंश्योरेंस में किसान जो है हमारे वो उसमें आते हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बाकी ये जो है और भी जो है रूरल है, ये जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ मकान और बनाने हैं, 3 करोड़ का टारगेट पहुंचने वाला है। उससे भी बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में उसमें किसान भी शामिल है, उसमें जो महिलाएं में 70% पीएम आवास जो योजना है उसमें 70% महिलाएं आती हैं, तो ये सब विकास की ओर वो है। अब आप डायरेक्ट की किसान की बात करेंगे, वो मेरी जानकारी कम है जहां तक, लेकिन आपने और बहुत से जो सकारात्मक है, सबसे बड़ा सकारात्मक है कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 10.5% इस सरकार ने आंकी है, और जो सबसे अच्छा आंकड़ा जो विदेशी भी देखते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है फिस्कल डेफिसिट। इस साल का 5.9 का इनका टारगेट था, उसको रिड्यूस मार्जिनली 5.8 का है, और अगले साल 5.1% का है, जो कि बहुत ही ज्यादा फिस्कल प्रूडेंस जो है वो सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी को कुछ अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है? प्रदीप भाटी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन पहले एक और सियासी प्रतिक्रिया नवनीत राणा, वो सुनिए क्या कह रही है इस बजट पर। हमने बजट पेश कर दिया है, हमारे साथ मौजूद है नवनीत राणा। मैडम, कैसा रहा बजट? जो होने वाला है उसी बेस पे ये बजट दिया गया है। झूठे वादे नहीं किए हैं, झूठे सपने नहीं दिखाए, जो हकीकत में इम्प्लीमेंट हो सकता है। जो 47 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि देश के आने वाला जो 47 है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। जो विश्वास हम लोगों को था, महिला लखपति से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर टैक्स इम्प्लीमेंट में जो रिलीफ जो 7.5 लाख रुपए तक दिए हैं वो हैं। और स्मॉल स्केल, मैंने पहले ही कहा कि स्मॉल स्केल पे ज्यादा भार दिया जाएगा, फीमेल्स पे ज्यादा दिया जाएगा, और फार्मर्स अन्नदाता है जो उन्हें कहीं पर भी पीछे ना छोड़ते हुए, उसी तरीके से आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी से लेकर हर चीज को गौर कर कर, और जो ड्रीम है उसे सच में करने वाला जो बजट होना चाहिए था वो है। और इसमें झूठ बोलकर लोगों को सिर्फ एक अंधेरे में ना रखते हुए हकीकत में। तो नवनीत राणा को आप सुन रहे थे, एक तरीके से लब्बो-लुबाब उनकी बात कही है कि सबका साथ सबका विकास वाला ये बजट है, और साथ ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला ये बजट है। लेकिन समाजवादी पार्टी को विदाई वाला बजट लग रहा है सरकार की, क्यों? नहीं, बिल्कुल विदाई तो तय है सरकार की, लेकिन उससे पहले जो बात तो कर रहे थे अभी फिस्कल डेफिसिट वगैरह की, हम तो बैक टू स्क्वायर वन हो गए। 2014 में 4.5% फिस्कल डेफिसिट था, अब 6% के आसपास है। वापस बात कर रहे हैं 4.5 पे लाने की। सर ऐसी भी क्या बात हो गई सर? कोरोना महामारी, दुनिया में इतने युद्ध, बावजूद इसके सरकार जो है वो 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज देते हुए अगर हल्के हल्के कर फिस्कल डेफिसिट घटा रही है, और लक्ष्य तो लेकर आई है ना 25-26 तक 4.5 वाला। देखिए 18 ट्रिलियन रुपीस का डेफिसिट है, वो भी आपको समझना चाहिए। जहां आप किस चीज की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, आपका एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो घट गया, आपका इंपोर्ट आपने लगभग $700 बिलियन कर दिया, आपका इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 10% घट गया। आप किसके एक्सपोर्ट किसकी बात कर रहे हैं? कहाँ प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है? सारी चीजें अभी आरबीआई ने रिपोर्ट एक जाहिर करी, आपका गोल्ड रिजर्व घट गया, आपका एफसीए घट गया, आपकी ये सारी चीजें घट रही हैं। बढ़ क्या रहा है? तो किसानों के लिए हो चाहे और किसी वर्ग के लिए हो, किसी के लिए कुछ इस बजट में नहीं है। और सरकार क्योंकि आरबीआई का जिक्र किया ना आपने, कहा सब कुछ घट रहा है। यहाँ पर हमारे साथ आरबीआई के भी एक चेयरमैन बैठे हुए हैं, मट्टू साहब सब घट रहा है यहाँ पर। नहीं, देखिए अब ये अपना वो है नजरिया। आप देखिए विकास आपको हर तरफ से दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सफिशिएंट है,
इसमें मतलब इंप्रूवमेंट होना चाहिए। पर आप 10 साल पहले और 10 साल बाद अगर आप देश की स्थिति अगर आप देखते हैं, आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो महिला उत्थान। बिल्कुल वही नजरिया आपने अपना लिया जो वित्त मंत्री कह रही थी देखने की जरूरत है, जिसमें वो कह रही थी देखिए 2014 में देश कहां था और देखिए कि आज हम कहां हैं 2024 में। जनरल वीके सिंह, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है इस बजट पर, सुनिए पहले। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। सर, कैसा रहा ये बजट? क्योंकि विपक्ष का कहना था कि कुछ मिला नहीं इसमें। विपक्ष को अच्छा बजट भी होगा, कुछ नहीं मिलेगा, खराब भी बजट होगा, जिसको कहेंगे खराब उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। विपक्ष की धारणा अपनी होती है जी। एक इंटरिम बजट है और उसको देखते हुए जो डायरेक्शन अब तक चली है उसको कैसे कायम रखा जाए उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। और खासकर इसमें सशक्तिकरण महिलाओं का, यूथ का इस्तेमाल कैसे हो, आगे हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल हो, इन सब चीज़ों के ऊपर एक दिशा रख दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, आगे उस पर कैसे काम चलेगा, किस चीज़ को सशक्त करना है, उन सब चीज़ों को इसमें ध्यान से रखा गया है। यानी साफ तौर पर एक तरह से एक दिशा तय कर दी गई है इस बजट में कि कैसे देश विकसित भारत। तो जनरल वीके सिंह की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। ऐसे में हमारे साथ अरुणेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, जरा उनसे जान लेते हैं। रेलवेज को लेकर उनकी खास नजर थी, क्या मिला? ये अंतरिम बजट जरूर है, लेकिन भारतीय रेल के लिए तो ये मुख्य बजट से भी ज्यादा अच्छा बजट है। दो बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक कॉरिडोर, तीन इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जिसमें जो हाई डेंसिटी ट्रैफिक रूट है उसको चेंज करने की बात है, जो कि एक समझिए कि मीडियम हाई स्पीड नए कॉरिडोर पता नहीं कितने बनेंगे इसमें। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, जितने भी पोर्ट्स हैं उनको खाली करने का, जल्दी सामान निकालने के लिए बात करी गई है। और तीसरा जो नया कॉन्सेप्ट आया है एनर्जी सीमेंट कॉरिडोर, जिसमें कि इन सेक्टर्स के लिए अलग से यातायात की सुविधा की जाएगी। तो ये तो कॉरिडोर की बात हुई, लेकिन जो दूसरी चीज करी गई है वो अपग्रेडेशन ऑफ कोचेज, यानी 40,000 डब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स का बनाया जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो एग्जिस्टिंग डब्बे को बदलाव होगा और नए डब्बे बनाने का खर्चा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो बहुत बड़े चीज हैं। सफर कितना सुहाना होगा सर, यात्रियों को कितनी सुविधा होगी, इस पहलू पर भी तो गौर कीजिए ना। और किस तरीके से अर्थव्यवस्था का चक्का घूमने में भी ये मददगार साबित होंगे रोजगार के नए मौकों के साथ। और इस बीच चिराग पासवान, उनकी प्रतिक्रिया इस बजट पर, वो सुनिए आप जरा। किस तरीके से का पहला रिएक्शन है आपका बजट? मुझे लगता है ये एक प्रोग्रेसिव बजट है जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दृष्टि से 2047 में हमारे देश को एक विकसित देश बनाने की दिशा में लेकर जाने वाला है बजट है। जरूर ये लोक लुभावने वादों से भरा हुआ बजट नहीं है, बट कहीं ना कहीं यही हमारे सरकार के विश्वास को भी दर्शाता है कि लोगों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को कंसोलिडेट करके 2047 तक देश को कैसे विकसित राज्य बनाया जा सके उस दिशा में लेकर जाने वाला है। आपके पीछे ही जो है वो विपक्ष के लोग सांसद खड़े हैं और कह रहे हैं कि ठंडे में काफी ठंडा बजट है। मुझे नहीं पता कि इनको कैसी गर्मी चाहिए थी इस बजट में, बट एक ऐसा बजट जो देश की बड़ी आबादी, जो गरीबों की बड़ी आबादी, जो महिलाओं की है, जो युवाओं की है, जो किसानों की है, उसका जिक्र करने वाला ये बजट, मुझे लगता है इससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव बजट की हम लोग चर्चा नहीं कर सकते। किसानों की बात, तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि उनको तो ये बजट ऐसा बजट लग रहा है जो देश की एक बड़ी आबादी, जो गरीबों की है, किसानों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है, उन सब की बात करने वाला ये बजट है। और वो हैरान है विपक्ष की प्रतिक्रियाओं को लेकर। फिलहाल यहाँ जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स दो मौजूद हैं। पहले रेणु मैम के पास आते हैं, आपको क्या खास लगा बजट में? मैम, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, इन्होंने बोला रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती है ना। एंड इंडिया हैज ऑलवेज बीन जायंट ऑन स्क्वायर व्हील्स। उसको वो एक तरह से एक विराम अवस्था में था, उस विराम अवस्था से जो हमने अब इसको गति दी है वो हमें पहचानने की जरूरत है। और उस लिहाज से मैं कहूंगी कि ये बहुत ही प्रगतिशील और सशक्तिकरण करने वाला बजट है। बड़ी बात आप कह रही हैं, प्रगतिशील बजट है, सशक्त करने वाला, देश के नागरिकों को ये बजट है। मुकेश जी, आपकी राय?
देखिए, जैसा हम पहले से उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि ये इंटरिम बजट है, कोई लोभ लुभावने वादे नहीं होंगे। उन्होंने बात करी जीडीपी के ऊपर में, गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस के ऊपर में, और उम्मीद है कि आगे इंडिया जो 2047 का विजन लेके चल रहा है, वो जो एक डेवलप्ड कंट्री का वो होने वाला है, और उम्मीद है बहुत जल्दी अचीव भी करेंगे। तो मतलब 2047 विकसित भारत की नींव रखने वाला ये बजट। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? ये हेल्थ केयर के लिए काफ़ी पॉजिटिव बजट है। इसके अंदर जैसे नए मेडिकल कॉलेजेस खोलना और आयुष्मान भारत की कवरेज बढ़ाना, प्लस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, दे आर ऑल पॉजिटिव स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। ये अंतरिम बजट था, मेरे को लगता है फाइनल बजट के अंदर और भी अच्छा बेटर होगा। बिल्कुल, तो भारत के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल इस बजट में रखा गया है। और इस बीच बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी, उनकी भी प्रतिक्रिया आ रही है बजट पर, सुनिए जरा। मेरे साथ मौजूद है लॉकेट चैटर्जी। मैम, कैसा रहा बजट? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ दिया ही नहीं गया किसी को। इतना सारा कुछ दिया, बाकी क्या है? 5 सालों में जो दिया है, 24 के लोकसभा इलेक्शन घोषणा से पहले जो दिया है, बहुत हिस्टोरिकल बजट है ये। विशेष करके महिला के लिए, एक महिला होने से मैं बोलूँगी, एक महिला के सब का जो डिपार्टमेंट होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण में महिला का अधिकार रहे, और महिला का स्वास्थ्य के लिए चिंता किया, महिला लोगों का जो कैंसर सर्वाइकल है उसके लिए चिंता किया है, वैक्सीन के लिए, महिला का बच्चे लोगों का पोषण के लिए ये सरकार चिंता किया है, तो महिला के लिए आयुष्मान भारत के लिए चिंता किया है। तो महिला, युवक, किसान और गरीब, ये चारों लोगों का, चारों विभाग का देश में जो लोग हैं, ये देश में 140 करोड़ में ये चारों विभाग ही है, सबके लिए ये सरकार चिंता किया है। और ये तो मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि जुलाई महीने में ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है, और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफ़ी बड़ा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड और पावर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के चारों क्षेत्र हैं, हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश के विकास को गति देने वाला, रोजगार को बढ़ाने वाला, और गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की सोच रखने वाला ये बजट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। नमस्कार। तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आप सुन रहे थे, और उनकी प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक तरीके से उसकी मियाद भी सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। 11.11 लाख करोड़ कर दिया गया है, 11% का इजाफा पिछली बार के मुकाबले, और उससे किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। और वो कह रहे हैं कि देश के गरीब, मजदूर, किसान सबकी सुध लेने वाला ये बजट। यामिनी जी, आपके नजरिए में बजट? जी, अच्छा बजट है। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। कोशिश की गई है कि जो इकोसिस्टम है जिसकी हम बात करते हैं, व्यवस्था है, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ किया जाए। कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में और रेल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कोशिश की गई है एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए सोलर पैनल्स के द्वारा, और कोशिश ये भी की गई है गुड गवर्नेंस के द्वारा लोगों तक पहुंचा जाए। ये बड़ी बात आप कह रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं राखी जी? प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड बजट है, और अगर हम समावेशी विकास को भी देख रहे हैं और प्रगतिशील भारत की तस्वीर, जो विकसित भारत संकल्प का जो पूरा इरादा है, मुद्रा लोन जो है वो 30 करोड़ दिया गया है महिला उद्यमियों को। लखपति दीदी जो पहले 2 करोड़ का कवर था वो 3 करोड़ बना दिया गया है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, सर्वाइकल कैंसर की हम बात कर चुके हैं। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च के लिए 1 लाख करोड़ का जो अनुदान दिया गया है। तो एक तरफ आप साइंस को बढ़ा रहे हैं, पूरा एक होराइजन बढ़ा रहे हैं जो प्रगति की ओर है, दूसरी तरफ इंक्लूजन का भी आपने तमाम काम किया। मतलब ज्ञान का पूरा ख्याल रख लिया गया है, आप ये कह रही हैं। ठीक है, दिबांग जी। देखिए, मैं देख रहा था जो मैंने शुरू में कहा कि एजुकेशन पर क्या है, मुझे बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देता, तो एक तरीके से नाउम्मीदी है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये इंटरिम बजट है, पर उसके बावजूद एक इशारा होता है, वो इशारा नहीं दिखाई दिया। गाँव की अगर बात करें, जहां
बेरोजगारी है, जहां महिलाएं हैं जिनकी हालत बहुत खराब है क्योंकि वहां भारी कुपोषण है, किसानों की अगर बात है तो उस तरह में वहां कोई नहीं दिखाई देता। तो एक तरीके से इस नजरिए से आप देखें जिसकी मैं उम्मीद लगाए बैठा था, और जो एक अच्छी पॉलिटिक्स, गुड पॉलिटिक्स भी होती, जो संदीप कहते हैं जिसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं, तो वो गुड पॉलिटिक्स भी दिखाई देती, उसको वो यहाँ हम नहीं देख सकते हैं। अगर हम बात करें फसल बीमा योजना की, तो उसमें हम जानते हैं कि जो अभी जिस तरह की योजना है, जिस तरह से वो लागू होती है, उसमें लगातार समस्याएं होती हैं। इसमें बार बार बहुत लेख लिखे गए हैं कि कंपनसेशन देर से मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, किसानों को सब इलेक्ट्रॉनिकली भरना होता है। तो वो एक तरीके से उसको नजरअंदाज किया गया, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी कोशिशें की या अगले इलेक्शन थे या 2 साल के अंदर रिजर्वेशन आऊगा, लेकिन ਅੱਜ तक कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं सैट की भी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, लेकिन किते ना किते महसूस होता है कि ज़मीनी हकीकत जिहड़ी अज दे नौजवानों की हैगी, किसानां दी हैगी, लोकां दी हैगी, ते ये सरकार जिहड़ा एक बड़ा सुनहरी चित्र दिखा रही है सामने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हैगा। चुनावी बजट नहीं, मैं तो कहती हूँ एक तरीके से। तो ये आप हरसिमरत कौर को आप सुन रहे हैं, अकाली पार्टी की सांसद हैं, और उनकी तरफ से भी बजट पर प्रतिक्रिया आ रही है। जमीनी हकीकत को कह रही है शायद ध्यान में नहीं रखा गया है। किसानों को लेकर यहाँ पर बड़ा सवाल है। राजीव जी, किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या किसानों के लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में? देखिए, अभी एक योजना का नाम है आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। अब ये ऑयल सीड्स यानी तिलहन, यानी सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, ये सब चीजें कौन उगाएगा? मतलब अडानी अंबानी तो नहीं उगाएंगे, किसान ही उगाएंगे। और अगर ऑयल सीड अभियान के लिए किसानों के लिए एक योजना लाई जा रही है कि वो कैसे तिलहनों का उत्पादन बढ़ाएं, और हमारा देश जो है, जो अभी काफी आयात करता है तेल का बाहर से, खाद्य तेल में हम काफी ज्यादा आयात करते हैं, उस आयात को रिप्लेस करने के लिए हम अपने देश में ज्यादा तिलहन का उत्पादन करें, हमारे देश में ज्यादा खाद्य तेल उत्पादित हो, तो वो अगर किसान ही उगाएंगे ना, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? मैं जवाब ले लेती हूँ यहाँ पे। सुना आपने खटाना साहब, ये जो मेहमान बता रहे थे किस तरीके से जो तिलहन है उसके उगाने को लेकर सरकार का फोकस है, तो फायदा तो फिर किसानों को ही मिलेगा ना। एक बार इनसे ये भी पूछ लो राजीव जी से, जो दलहन और तिलहन हम उगाते हैं, और लड़ाई जो चल रही है हमारी ये कि एमएसपी अगर 4000 का घोषित होता है तो हमें 2500 में बेचनी पड़ती है। उगाएं क्या हम, जिसे हम सही रेट में बेचते हैं? जो आप एमआरपी घोषित करते हो, एमआरपी पे लोग बेचते हैं, हमारी एमएसपी पे भी नहीं बिकता। हमारे लिए बजट में आया क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। कुछ अगर दिया हो किसान के नाम पर बजट में, तो हमसे चर्चा कर ली जाए बैठ करके कि आपको हमने ये दे दिया बजट में, आपके लिए एक अलग से एक ये बना दिया कि भाई यहाँ पर एक डिजिटल इंडिया के रूप में एक किसान की डिजिटल फसल ले ली, गन्ना। जब वो गन्ना डालेगा अपनी मिल के अंदर, तो उसका पेमेंट जब वो घर पे पहुंचेगा तो उसके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो हम भी मान लेते हैं हाँ, डिजिटल इंडिया में हम भी शरीक हो गए। एक तो गारंटी दे देते हैं हमें, कोई तो कोई। हाँ जी भाटी साहब, बात तो यही है ना कि हमारी एमएसपी की मांग तो लगातार जारी है रोमाना जी, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और उगाने की बात भैया कर रहे हैं, हमारी सारी फसलें तो नुकसान में बिकती हैं। अगर एमएसपी लागू हो जाए तो हमें तो ये किसान निधि की जरूरत भी नहीं है, हमारी सारी चीजें पूरी मांगे पूरी हो जाएंगी। मतलब सारी की सारी दिक्कत और जो किसानों की सबसे बड़ी शिकायत वो एमएसपी, कानून, गारंटी, उस लिहाज से जब तक वो नहीं, फिर तो ये नाराजगी दूरी नहीं होगी। नहीं, मुझे लगता है किसानों की मांग अपनी जगह पे जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक नुकसान भी हमें देखना चाहिए कि यदि एमएसपी को आपने कानून बना दिया तो क्या भविष्य में आप एमएसपी का जो रेट है उसे अप डाउन कर पाएंगे? उसे बार बार आपको कैबिनेट में जाना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, एक नई तरह की व्यवस्था का जन्म होगा। इसलिए मुझे लगता है किसानों को सुविधाओं की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, और सुविधाएं मिलेंगी तो आमदनी बढ़ेगी और उससे किसान उन्नतशील होगा। आपकी बात जो निकली है वो बात बहुत दूर तक जाएगी, सब बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहले सुशील मोदी बीजेपी के सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, वो सुनाना होगा। कैसा रहा बजट, ये जानते हैं सुशील मोदी से। सुशील मोदी हमारे साथ में है। सर, कैसा रहा ये वोट ऑन अकाउंट जो पेश किया गया अंतरिम बजट? देखिए, ये तो वोट ऑन अकाउंट था, जो पूरा बजट में तो जुलाई में पेश किया जाएगा, लेकिन जो सरकार ने जो कुछ इसमें घोषणाएं की हैं, जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसको 2 करोड़ घरों को अगले 5 साल में और बनाने का निर्णय लिया गया है। फिर रूफ टॉप सोलराइजेशन, 1 करोड़ गरीब परिवारों के घरों की छत पर सौर ऊर्जा, और उसमें 300 यूनिट बिजली उनको मुफ्त मिलेगी। उसी प्रकार 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के
जी, तो आप सुशील मोदी को सुन रहे थे और इस बीच अभय जी को जोड़ना चाह रहे हैं इस बजट। देखिए, एक चीज है कि कैपेक्स के ऊपर खर्चा बढ़ा दिया गया, पिछले बजट में भी बढ़ाया गया था और लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इससे सबको फायदा होता है। ठीक बात है, सबको फायदा होता है। साथ में एक तर्क दिया जाता है कि इससे रोजगार भी बढ़ता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक जमाने में जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा बढ़ाया जाता था तब जरूर लोगों को रोजगार मिलता था। जब से उसमें नई टेक्नोलॉजी आई है, सड़क बनाने की, पुल बनाने की, तब से रोजगार देने की क्षमता बहुत कम हो गई है पूंजीगत खर्चा बढ़ाने में। इसीलिए भारत में रोजगारी का हल ये नहीं है। रोजगारी का हल है कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना और असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना। असंगठित क्षेत्र पर मोदी जी ने 2 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक थी नोटबंदी और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी जीएसटी, जिससे असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया। फिर कोरोना ने उसको तबाह किया। देश की 95% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में है। उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, देश में खुशहाली नहीं बढ़ेगी। जी, इस पर कुछ राजीव जी जोड़ना चाह रहे थे। रोजगार की बात जब भी होती है तो लोग ईपीएफओ के आंकड़ों को देखना ही भूल जाते हैं। हर महीने वो तो असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, ये जो ईपीएफओ में लोग आते हैं वो क्या मतलब भारत के लोग नहीं हैं या इंसान नहीं है? क्या वो घोस्ट हैं? क्या भारत सरकार को अब अपनी जनगणना में एक कॉलम जोड़ना चाहिए, घोस्ट, भूत? ये इंसान नहीं है। मतलब रोजगार सृजन होगा या नहीं होगा? कुमारदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर। अरुण सर यहाँ पर मौजूद हैं। आपने भी बजट बहुत गौर से सुना सर। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इससे? जी हाँ, बिल्कुल। एटलीस्ट जो रेलवे सेक्टर है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। वो इसलिए कि नई नई चीजें अब सामने आ रही हैं और नए जो आप 40,000 डब्बों का अपग्रेड की बात करें तो उसके लिए आदमी की जरूरत पड़ेगी, स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इस सब पे फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ओपनिंग रेलवे में पैदा की गई है और ये चीज अभी तक सोची नहीं जा सकती थी, क्योंकि पहले पटरी बिछाई जाती थी यातायात के लिए, लेकिन अभी कमोडिटी फोकस करके पटरियां बिछाई जाएंगी, वो कि पोर्ट कनेक्टिविटी, एनर्जी सेक्टर, मिनरल सेक्टर और सबसे ज्यादा जरूरी है हाई ट्रैफिक डेंसिटी सेक्टर। इसीलिए वो कॉरिडोर्स बनाने की जो बात कही गई है। रेणु जी, मैं फिर से आपके पास आ गई हूँ और इस सवाल के साथ जो अभी यहाँ छिड़ा हुआ है चर्चा में, रोजगार का मुद्दा। आप तो कह रही थी कि बजट बहुत ही विजनरी है और प्रोग्रेसिव है, लेकिन यहाँ क्या रोजगार को लेकर क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह है? नहीं मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बजट बहुत बढ़िया है। देखिए, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, तो इट इज ऐसा नहीं है हम किसी भी क्षेत्र पे किसी को हम छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हों, चाहे वो हमारे रेलवे का किसान तो खुशी नहीं है। लेकिन देखिए मैम, एमएसपी वगैरह की बात हो रही है तो मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहूंगी। फार्म लॉज वगैरह आए थे, किसी वजह से वापस हो गए, तो लेट्स होप कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा देखने को हमें मिलेगा। रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, आपके रेलवेज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, आपके हेल्थ केयर के ऊपर दिया जा रहा है, अनुसंधान, एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के ऊपर दिया जा रहा है। तो देयर इज नो रीजन, ऐसा कोई वजह ही नहीं है कि आपका एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, और क्या उसमें असंगठित क्षेत्र वाले लोग जो हैं वो काम में नहीं जुड़ते हैं? ऐसे में वो रोजगार वाला जो सवाल है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जब कोई गवर्नमेंट डेवलपमेंट में खर्चा कर रही है तो वो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट हो, तो 100% किसी ना किसी रूप में, चाहे छोटे रूप में, बड़े रूप में, वो एम्प्लॉयमेंट को ऑब्वियसली जनरेट करेगी, 100% करेगी। हाँ जी, मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी, ये जो आध्यात्मिक हम टूरिज्म हम बात कर रहे थे, अभी रामलला जी का उनका वो हुआ है, सत्यापन हुआ है, तो इन सब चीजों से भी आपका असंगठित क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। यहाँ पर भी आपको लगता है कि रोजगार के मौके बढ़ेंगे? जल्दी से इस पर समाजवादी पार्टी के जो भाटी साहब हैं वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सर, वहां से तो आवाजें निकल कर आ रही हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं रोजगार की तो बाहर आने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश को क्या मिला है? उत्तर प्रदेश ने जो सबसे ज्यादा सांसद जिता के दिए, यहाँ तक कि कास्ट सेंसस के लिए प्रोविजनिंग भी नहीं हुई कि वो आगे सरकार कराना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें, उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला है। नई मेट्रो, जो मेट्रोज अखिलेश यादव जी ने बनाई थी, वहां पे उसके आगे कुछ बना नहीं, कोई हाईवेज नए आए नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो हमने हाईवेज दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, चाहे वो हमारा लखनऊ
आगरा एक्सप्रेस हो। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये विदाई वाला बजट है मोदी सरकार का। समाजवादी पार्टी को इस बजट में ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 1 मिनट, कुमारदीप का एक रिएक्शन लेती हूँ। रोजगार के संबंध में मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, जो इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस एरिया कहा, एक कहा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए पे जोर दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि कितनी फार्मा कंपनीज इसमें इन्वेस्ट करेंगी। दिस इज अ नोट टू द इन्वेस्टर्स। दूसरा आप देख लें, वंदे भारत जो उन्होंने कहा 40,000 सामान्य बोगी जो है, जो उनको स्टैंडर्ड वंदे भारत स्टैंडर्ड किया जाएगा। तो ये विदेशी कंपनियां हैं जो इन्वेस्ट करेंगी भारतीय कंपनियों के साथ जुड़ के, उससे कुछ रोजगार आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए बात कही गई है। दूसरी बात, आध्यात्मिक टूरिज्म, आइलैंड्स जो है लक्षद्वीप, अंडमान, टूरिज्म से बहुत ज्यादा रोजगार उत्पन्न होती है। तो और जो कि सारे असंगठित क्षेत्र में होते हैं। आप सोचिए कि कितने ज्यादा टैक्सी ड्राइवर, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, वो जो सर्विस सेक्टर है एक तरीके से उसमें बूम आता है। तो एक होटल अगर खुलता है तो कम से कम 200 लोगों को नौकरियां, वो चेन रिएक्शन एक तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मैं दिबांग के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा केडिया साहब का चेहरा दिखाइए। गोपाल केडिया सर इतने मायूस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। टैक्स को लेकर किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, और अब जब मैंने नाम लिया है तो चेहरे पर मुस्कुराहट। आ रही हूँ सर आपके पास, बात करूंगी आपसे, लेकिन पहले एक रिएक्शन दिबांग। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि रोजगार का सृजन होगा, रोजगार के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आप देखिए, सालाना 1 करोड़ 60 लाख लोग आते हैं जॉब मार्केट में, जो 15 साल से ज्यादा के होते हैं। आप उस पैमाने पर कुछ काम कर रहे हैं क्या? अब राजीव कह रहे हैं कि साहब आंकड़े देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बता रहे हैं, वो संदीप कह रहे हैं वो तो वैसे ही इफ़ी है। अब जो ये सरकार जो है वो सरकार ऐसी है कि उतार चढ़ाव है, महीने दर महीने आप देखेंगे कोई सेक्युलर ट्रेंड नहीं मिलती। और दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ऐसी है, और इस पर बहुत लिखा भी गया है कि ये सरकार आंकड़े और सही आंकड़े अगर आते हैं तो उसको ये लगता है कि हमारी बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। और जिस तरह से चीन में हुआ, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बताया कि आपकी बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, उन्होंने वो संगठन ही बंद कर दिया। अगर आप इन आंकड़ों से लड़ेंगे तो आप भविष्य में योजना कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। संदीप जरूर इसमें जोड़। रोमाना, एबीपी ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे, उसमें आए थे। उस कार्यक्रम में मैंने उनसे कहा कि सिन्हा साहब, आप ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुर्सी के नीचे एक टाइम बम टिक टिक कर रहा है। ये बेरोजगारी का टाइम बम है। आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? तो बोले हाँ, मुझे आवाज सुनाई पड़ रही है। आज टाइम बम ज्यादा जोर से टिक टिक कर रहा है। अब मोदी जी की कुर्सी के नीचे टिक टिक कर रहा है। जिस दिन बेरोजगार लोग सड़कों पर निकल आए, तो यहां पर जो लोग घुमा फिरा कर चालाकीपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं, ये अपने घरों में छिपे नजर आएंगे। किसी को सड़क पर निकलने की हिम्मत नहीं होगी उनका मुकाबला करने के लिए।